हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी नीट जर्नी, कैसे मैंने नीट को 4 महीने में क्रैक किया। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि नीट इजी है, इसका मतलब ये कि जब मैं 4 महीने में कर सकती हूँ तो आप 1 साल में क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अगर डेडिकेशन और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी एंड यू वॉन्ट रिग्रेट आफ्टर वॉचिंग दिस। ऑल्सो वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 11th में मैंने पीसीएम भी लिया था और उसी साल कोविड के आने की वजह से सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था। तो सबसे पहले मेरा क्या होता था, सुबह मेरी स्कूल की क्लासेस होती थी, देन कोचिंग की और फिर मैथ्स की। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस लेना रोज़ रोज़। तो शुरू में 1-2 महीने तो मैनेज किया, बट उसके बाद कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। कभी स्कूल की क्लासेस छोड़नी पड़ रही थी, कभी कोचिंग की, कभी मैथ्स। तो सब कुछ फैल चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि सब कुछ ना टेस्ट सही से हो पा रहे थे, कुछ याद ही नहीं हो पा रहा था, ना क्लासेस ले पा रही थी। तो ऐसे ही चलता रहा पूरी 11th। तो 11th तो मैंने इसी तरह करके पास कर ली, बट मुझे 11th के एंड तक कुछ भी नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था मेरी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, बस ऐसी पास हो गई है। मेरे को नीट के हिसाब से मेरे को कुछ भी नहीं आता था। फिर 12th में आई तो फिर यही सोचा जो सब बच्चे सोचते हैं, अब अच्छे से पढ़ेंगे, अब 1 साल में बहुत अच्छे से करेंगे और इस साल में मुझे नीट क्रैक करना है। तो इसी डेडिकेशन से मैंने स्टार्ट किया था, पर मैंने एकदम स्टार्टिंग में कर दी एक बहुत बड़ी गलती, जो अगर आप लोग अभी 12th में तो प्लीज़ मत करना। अगर आप करने की सोच रहे हो तो मैंने सोच लिया कि अब सबसे पहले 11th को करूँगी और फिर 12th को करूँगी। और इस वजह से क्या हो रहा था कि स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह 12th चल रही थी, पर मैं अपना अलग ही 11th करने में लगी हुई थी। तो ना मैं स्कूल में कुछ कर पा रही थी, ना मैं कोचिंग के टेस्ट दे पा रही थी, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। और मैं 11th में ही लगी हुई थी। तो 2-3 महीने तक मैंने ये चीज़ कंटिन्यू रखी कि मुझे 11th ही करनी है। लेकिन स्कूल और कोचिंग में 12th चल रहा था और वहाँ पे वो सब कुछ मेरा बैकलॉग हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार इस तरह तो मेरा सारा ही बैकलॉग हो जाएगा और मेरे सारे टेस्ट छोड़ने पड़ेंगे। अब मेरे को 11th को छोड़ देना चाहिए। तो तब क्या होगा कि जो मैंने 11th करी थी वो मतलब वही उतनी ही करके छोड़ दी, वो फिर एंड में उठाई, वो वहीं पे रह गई। फिर मैंने 12th स्टार्ट करी तो मैंने एक बैकलॉग के साथ स्टार्ट करी। कोचिंग और स्कूल में बहुत आगे पहुंच चुका था सिलेबस और मैं काफ़ी पीछे थी, तो मेरे को वहाँ से स्टार्टिंग से फिर से करना पड़ा। तो मैं वहाँ पे भी बैकलॉग से ही कर रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, सब कुछ मिक्स हो चुका था। ना 11th कर पाई मैं, ना 12th मेरी सही चल पाई, तो कुछ नहीं हो पाया, मेरा दोनों ही ख़राब हो गई। तो इसलिए अगर आप लोग अभी 12th में हो तो प्लीज़ ये मत सोचना कि पहले 11th कर लेते हैं फिर 12th करेंगे, सब कुछ ब्लेंडर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अपना पहले आप 12th करो, ठीक है, साथ साथ चलोगे। अगर आप स्कूल से कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, तो एकदम साथ साथ चलो, आपको एंड में 2-3 महीने मिल जाएंगे जिसमें आप अपना जो 11th है उसे कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर पहले करने की सोचोगे तो ना 12th हो पाएगा ना 11th हो पाएगा। लास्ट में करना, अब जो बैकलॉग रह गया अपना साथ साथ कोशिश करो कि अब जो कोचिंग में है अपना साथ साथ ही आप कर पाओ। तो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो उसमें उस साल ना 2 बोर्ड्स हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2 करके। तो पहले मैंने टर्म 1 का करके टर्म 1 के बोर्ड्स दिए, फिर उसके बाद मैंने टर्म 2 के बोर्ड्स दिए। तो ये सब खत्म होने के बाद फिर मेरे जुलाई में पेपर था। तो जो बचा हुआ टाइम था उसमें मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं, मैं अगर बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लूँ तो मेरे को वहाँ से 540 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिर फिजिक्स को मुझे बहुत अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मुझे 80-100 मार्क्स चाहिए। तो मैं बेसिक बेसिक कर लेती हूँ, पीवाईक्यूज कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेती हूँ, उतने से मेरा हो जाएगा। तो बाकी अपना बायो और केमिस्ट्री पे ध्यान दो। तो ये चीज़ मैंने सोच ली और मैंने अपना सारा टाइम बायो और केमिस्ट्री में लगा दिया, सोच कर कि मेरे को यहीं से सिलेक्शन मिलेगा। और फिजिक्स को मैंने एकदम निगलेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ मैंने करी। फिर नीट 2022 का पेपर हुआ और उसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी थी पूरी की पूरी चेंज हो गई, क्योंकि उस साल पेपर का पैटर्न पूरा बदल गया। बायो और केमिस्ट्री का लेवल टफ आ गया, फिजिक्स इतनी इजी आ गई कि वहाँ पे बच्चे 180 में से 180 160 बहुत इजीली स्कोर कर पाए। पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नहीं आता था। मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स छोड़ के गई थी, तो जो चीज़ मैं छोड़ के गई हूँ उससे इजी आया टफ आया मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो वो चीज़ छोड़नी है पेपर में। तो वो तो सब गया ही। प्लस जो करके गई थी वो भी इस लेवल की नहीं थी मेरी प्रैक्टिस में, बहुत मतलब पीवाईक्यूज़ के हिसाब से करके गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, बेसिक्स आ गया, जो कि इतना मेरा क्लियर नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर वहाँ से नहीं स्नैच कर पाई। और जो मैं सोच के गई थी कि बायो से और केमिस्ट्री से करूँगी, तो वहाँ पे मेरे फुल तो नहीं आ पाए, कट गए नंबर। केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड आ गई, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो गई, तो उतना नहीं बन पाया जितना मैंने सोचा था। फिर घर आके पेपर चेक किया तो मेरे 575 मार्क्स बने। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मोमेंट हो गया था, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे वो बॉर्डर लाइन पे आ गए थे। वो 600 से ऊपर नहीं थे कि मैं सेफ जोन में आ जाऊँ, वो बहुत कम नहीं थे कि मैं ये श्योर हो जाऊँ कि मुझे तो सीट मिलनी नहीं है। वो बॉर्डर जोन पे थे जहाँ पे मुझे मिल भी सकती थी, नहीं भी मिल सकती थी। और क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि शायद मुझे सीट मिल जाए। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाई छोड़ूँ या कंटिन्यू रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम पे। बट एज ऑलवेज हम अपने साथ हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ही होगा और हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। तो मैंने भी ये सोच लिया कि यार मुझे तो सीट मिल ही जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो सब अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगी। मैंने मतलब अपने लिए बहुत ज़्यादा एज्यूम कर लिया कि सब कुछ अच्छा ही होगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये सोचा ही नहीं एक सेकंड भी कि व्हाट इफ़ अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ
तो क्या बैकअप है, क्या करना है, तब क्या करूँगी, और अगर नहीं सीट मिली, अगर 1 नंबर से भी रह गई तो क्या होगा। मतलब मैंने वो कुछ नेगेटिव सोचा ही नहीं, मैंने बस इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच लिया अपने लिए कि हो ही जाएगा, मेरे को मिल ही जाएगी। और मैंने पढ़ाई वगैरह सब कुछ बंद करके पैक कर दिया, और मैं ये सोचने लग गई कि अब तो मैं कॉलेज चली जाऊँगी, कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। मैं मतलब काउंसलिंग के प्रोसेस में पूरा लग गई। फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई, राउंड 1 हुआ, 2 हुआ, फिर उसके बाद ऐसे चलते-चलते स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ, एंड लास्ट में उसका रिजल्ट आया 22 दिसंबर को। और जो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो सारा सीन, तब मेरा सिलेक्शन जो था वो नहीं हुआ, सीट नहीं मिली मुझे लास्ट राउंड में। और वो जो चीज़ था ना, मतलब वो जो फेज़ था, मैं इतना ज़्यादा टूट चुकी थी उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो कुछ ऐसा हो गया था जो मैंने एज़्यूम ही नहीं किया था कि मेरे साथ कभी हो सकता है। आई वॉज़ नॉट इवन 1% रेडी फॉर दैट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, आगे टाइम भी नहीं बचा है, कैसे करूँ, ड्रॉप लूँ, अब कैसे सारा सिलेबस कर पाऊँगी, सिर्फ 4 ही महीने बचे आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मेरा तो जितना भी फेज़ था वो 5.5 महीने का, तो उसमें तो मैंने पूरा एन्जॉय किया था ये सोच के कि मुझे सीट मिल जाएगी। मैंने अपना कॉलेजेस, हॉस्टल, क्या बुक्स वगैरह सब कुछ वो प्लानिंग शुरू कर दी थी, और कुछ ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा मेरे लिए। मैं इतना रोई उस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती। मुझे 1 हफ़्ता लग गया प्रोसेस करने में कि अब मुझे आगे क्या करना है। हम लोग गिरते हैं, फिर उठते हैं, संभलते हैं, शुरू करते हैं। तो मुझे अपना माइंड बनाने में कि यार अब मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा, मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, यही रियलिटी है। उसमें मुझे 1 हफ़्ता लग गया सब कुछ प्रोसेस करने में कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और अब मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर 1 जनवरी के राउंड से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पर इस बार ना मैंने एक रिग्रेट के साथ स्टार्ट करी थी। मुझे कॉन्स्टेंटली मेरे को दिमाग में चले जा रहा था कि यार मैंने ड्रॉप तो लिया, पर मैंने अपना पूरा नहीं दिया, मतलब पूरा 1 साल नहीं लिया, सिर्फ 4 महीने हैं मेरे पास अब करने के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे को यही चीज़ बार-बार लगेगी कि अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी अज़म्पशन की वजह से अपना जो बाकी की टाइम था वो ख़राब नहीं करती, वो बर्बाद नहीं करती, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मुझे ये था कि यार ये गिल्ट मुझे हमेशा खाता रहेगा पूरी लाइफ़ लॉन्ग अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कि मैंने अपना टाइम बहुत फालतू तरीके में वेस्ट कर दिया। मैं उस टाइम पे पढ़ सकती थी, मेरे को ड्रॉप लेना ही था तो मैं अच्छे से लेती, पूरा टाइम देती। एटलीस्ट उसके बाद अगर नहीं होता ना तो इतना रिग्रेट नहीं होता, बट एक चांस तो रहता कि यार मैंने अपना पूरा बेच दिया, अब तो मैं दे भी नहीं पाऊँगी, मैं सिर्फ 4 महीने में क्या कर लूँगी? मैंने पहले से क्यों नहीं स्टार्ट किया? मैंने क्यों नहीं पढ़ा? मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया? यही सवाल बार-बार कॉन्स्टेंटली दिमाग में चले जा रहे थे। प्लस पेरेंट्स ने भी बोल दिया था कि लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसके बाद और ड्रॉप वो नहीं दिलवाएँगे, तो जो करना था इसी में करना था। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अगर नहीं हुआ, मैं अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से, एक गलती की वजह से मैं अपना सपना खो बैठूँगी। तो इस वजह से ना मैं अपना पूरा एफ़र्ट डाल ही नहीं पा रही थी। तो फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि यार कल नहीं भूलेगी तो कल कैसे बदलेगी? अगर तू कल को मतलब पास्ट को लेकर बैठी रहेगी कि ये गलती हो गई, ये हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर जो फ्यूचर है वो कभी भी नहीं बदलेगा। पास्ट को भूलना पड़ेगा, अगर फ्यूचर बदलना है, जो टाइम अभी है उसको यूटिलाइज़ करना है तो पास्ट को भूलना पड़ेगा। अगर बार-बार यही पुराने थॉट्स आते रहेंगे और इन्हीं को पकड़ के बैठी रहेगी तो पढ़ ही नहीं पाएगी, और जो फ्यूचर है वो नहीं चेंज कर सकती। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि यार बात तो सही है, अगर मैं यही बार-बार सब कुछ सोचती रहूँगी कि पास्ट में मुझसे क्या-क्या गलतियाँ हो गई है, तो फिर जो टाइम है मैं वो भी ख़राब कर दूँगी। अभी मेरे पास 4 महीने बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एक बार ट्राई तो करके देखते हैं ना कि क्या हो सकता है, अपना बेस्ट तो देके देखते हैं। एटलीस्ट बाद में ये ना हो कि यार 4 महीने तो थे मेरे पास, मैंने वो भी ख़राब कर दिए। तो जो टाइम है मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती, जितना हो गया अब गलती से वो नहीं बदल सकती। पर जो टाइम मेरे पास बचा है, मुझे उसमें अपना 100% देना है, और मुझे इसमें कोशिश करनी है कि मैं अपना नीट को क्रैक करूँ। तो यही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जितने भी बच्चे अभी सोच रहे हैं कि काश हम पहले से पढ़ लेते, हम अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, अगर हम पढ़ लेते तो हमारा शायद कुछ नंबर से सिलेक्शन हो जाता, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। जितने भी बच्चों को इस वक्त अपनी पास्ट की गलतियों का रिग्रेट हो रहा है, आपको उन्हें भूलना पड़ेगा। अगर आप उन्हें सोचते रहोगे, उन्हें लेके पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो आप इस साल नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। आपने आपने जो ड्रॉप लिया ना उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप बार-बार अपना पास्ट याद करोगे। पास्ट से सीखो, आपको पता होना चाहिए कि आपसे ये गलतियाँ हुई है जो आपको इस साल नहीं करनी है। लेकिन ये नहीं कि आप उन्हें बार-बार सोचते रहोगे काश ये गलती नहीं होती तो ऐसा हो जाता, उससे नहीं होगा। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पीछे खींचेंगे और आप अपना जो टाइम है उसे ख़राब कर दोगे। तो आपको पास्ट को नहीं पकड़ के बैठना, ठीक है? आपको जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो, तभी आप अपना जो फ्यूचर है वो चेंज कर पाओगे, जैसा आप चाहते हो ना वैसा कर पाओगे। और अगर अभी कोई ये सोच रहा है कि मेरे पहले अटेम्प्ट में 575 थे, तो उससे 666 लाना, 4 महीने में कुछ टफ नहीं था, ईज़ी था वहाँ से करना, बट ऐसा नहीं है। 575 फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, पर उसके बाद मैंने 5.5 महीने का गैप लिया था, फिर मैंने वापस स्टार्ट किया था। फिज़िक्स जैसा मैंने बताया उसमें मैं नील बटा नील थी, और बायोकेमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर हम रिवाइज़ ना करें तो भूल जाते हैं,
और 5.5 महीने का गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे वापस से लेक्चर्स लेने थे, वापस से सब कुछ पढ़ना था, वापस सब कुछ याद करना था, वापस से मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो इट वॉज अ स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। वो एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग थी, पहले का पढ़ा हुआ मैं सब कुछ भूल चुकी थी। जैसे लास्ट ईयर री नीट का हो रहा था कि शायद री नीट हो, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था वो नहीं चाह रहे थे री नीट हो, क्योंकि वो भूल चुके थे 1 महीने बाद ही। तो मेरा तो 5.5 महीने का गैप लगा था जिसमें मैं सब कुछ भूल चुकी थी। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तब मैंने 2 चेंजेस करे। मैंने एक सोचा कि मैं कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी कह ले ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मैं बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ूंगी। हाँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर पढ़ती, बट अभी जितना मेरे पास लिमिटेड टाइम है इसमें मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने कोई कोचिंग ले ली तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ पे लेक्चर्स को देखने में निकल जाएगा, तो फिर मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं प्रॉपर सेल्फ स्टडी करूँगी। तो लेक्चर मैंने उम्मीद के देखे थे, नोट्स मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनाई थी अपनी, तो वो चीज़ें मैंने बनाई थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने टेलीग्राम से बुक्स की पीडीएफ ढूंढ के करी थी, और सेम मॉक टेस्ट भी मैंने टेलीग्राम से ही निकाले थे। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। तो मैंने यही सब कुछ सेल्फ स्टडी किया था टेलीग्राम वगैरह से और यूट्यूब की हेल्प से। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी नीट जर्नी में वो ये था कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 575 आए थे, और जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो तब भी मेरे नीट से 1 महीने पहले सेम 580 570 इसी रेंज में मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था, इतनी इरिटेशन होती थी कि मैंने इतने ही मार्क्स पे ड्रॉप लिया है और अब फिर से ड्रॉप लेकर मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगी, कैसे इंप्रूव करूँ, उसे क्या कर लूँ कि इंप्रूव हो जाए। मेरे को फिर से इसी मार्क्स में नहीं एंड होना। अब ड्रॉप लिया है तो यहाँ तक भी पहुँची हूँ, तो उसको बस 600 पे से आ जाए किसी तरह। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पर उस टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया, चाहे मेरे हर मॉक टेस्ट में ऐसा स्कोर आता था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बट स्टिल मैंने हर बार मॉक टेस्ट दिया। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मैंने सारे मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ किया, अपनी गलतियाँ देखी, उन गलतियों को इम्प्रूव किया। तो मैंने अपने पार्ट पे सब कुछ किया। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे मार्क्स इंप्रूव होंगे, बट जितना मुझे पता था कि जो जो करना चाहिए मैंने वो सब कुछ किया। फिर नीट का पेपर आया, फिर घर आके पेपर चेक किया और तब मेरे 666 मार्क्स बने। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि यार जितनी मेहनत मैंने करी, जो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो जो मैंने सोचा, इट वाज ऑल वर्थ इट। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई एक्साइटमेंट की वजह से कि यार मेरा फाइनली सपना पूरा होने वाला है, मैं मेडिकल कॉलेज में जाने वाली हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि पॉसिबल भी है मेरे लिए करना, बट मुझे उस वक्त इतना अच्छा लग रहा था कि यार आई डिड इट। टुडे आई मीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था। जब भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस कॉलेज में जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं इतने मार्क्स कभी ला पाऊँगी, बट मेरे आ गए। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने जो डिसीजन लिया था मॉक टेस्ट ना छोड़ने का, चाहे मेरे मार्क्स कितने भी कम आ रहे थे, बट स्टिल आई गिव, वो बहुत अच्छा था। बिकॉज मतलब जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उनमें इतना अच्छा स्कोर तो नहीं आया था, बट जो गलतियाँ मेरी हो रही थी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो नीट में मैंने गलतियाँ नहीं करी। तब मुझे लग रहा था जितनी भी मैंने मॉक टेस्ट दिए उन सबका क्यूमुलेटिव रिजल्ट मुझे मिला है, जितनी मैंने मेहनत करी है सबका रिजल्ट मुझे मिला है, कुछ भी बेकार नहीं किया। तो सेम चीज़ आपके साथ भी होगी अगले साल, बस शर्त है कि पूरे साल आपको डे 1 से कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दी उस टाइम पे पेपर ईजी आता था, अब टफ आएगा, इस साल कैसे होगा, तो यार देखो, अगर पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ भी तो ऑटोमेटिकली डाउन जा रही है ना। अगर पेपर ईजी होता था तो कट ऑफ भी तो ज़्यादा होती थी, तो वो तो सेम ही बात है। तो अब इस साल आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। बट ये थी मेरी नीट जर्नी। उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ, नीट वाला दिन कैसा था, उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो का, सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, जितने भी दोस्त हैं सब में शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करे भी करो तो बिल्कुल भी मत जाना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। अब बात करते हैं आपके सरप्राइज़ की, जो मैं कह रही थी। सो जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से रिसोर्सेज लें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से मॉक टेस्ट दें। सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी नीट प्रिपरेशन में। मतलब जो जो चीज़ें मैंने करी थी ना अपने टाइम पर, जो आपको करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे अपलोड करूँगी। मैंने अपने लिए खुद किया था, बट आप लोगों के लिए मैं वहाँ पे सब कुछ डाल रही हूँ जहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, सो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। नीट 2024 और 25 के लिए मैंने बहुत सारा मटेरियल डाला है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और नीट 2026 के लिए मुझे जो जो लगेगा कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो आपको करना चाहिए, जो जो मिलेगा,
जो आपके लिए बहुत काम आएगी इस जर्नी पे, चाहे वो कोई डीपीपीज़ हो, कोई बुक्स की पीडीएफ हो, टेस्ट सीरीज़ हो, माइंड मैप्स हो, फ्लैश कार्ड्स हो, जो भी हो, वो सब कुछ मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ वहाँ पे कनेक्टेड रहो और वो सारा मटेरियल जो है उसे यूज़ करना। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।